अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। एमक्यूएम और काफ लीग दोनों ने हुकूमती कारकर्दगी से मायूस होकर गिरती हुई दीवार से दूर हटने के लिए कोई रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया है। और उधर एक जानिब सियासी टर्मोइल बढ़ता जा रहा है, दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इन हालात में वज़ीर आज़म मुल्क को बुज़दारों के हवाले करके आधी से ज़ायद काबीना के हमरा मुल्क से जा चुके हैं। कुछ अरकान काबीना के 5 से 6 अरकान वज़ीर आज़म के साथ गए, जिनमें हमाद अज़हर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दीगर लोग उनके साथ मौजूद हैं। जबकि कुछ वज़रा पाक भारत मैच देखने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान से निकल चुके हैं। 2 को तो उन्होंने वापस बुला लिया, जिनमें शेख रशीद और अली अमीन गंडापुर हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब अभी तक मुल्क से बाहर हैं और दीगर भी इसी तरीके से दाएँ बाएँ हो चुके हैं। दूसरी अगर हम और तरफ देखें तो परवेज़ खटक साहब हैं जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, वो तो दिफाई मामलात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके 6 अक्टूबर से तो मुकम्मल तौर पर मंजर से लापता नज़र आए हैं। लेकिन जाम हुकूमत को बचाने के लिए, यानी जाम कमाल साहब की हुकूमत को बचाने के लिए वो आज सुबह से वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान में डेरे डाल के बैठे हुए हैं। और उनके साथ हैं जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जाम कमाल साहब की हुकूमत को बचाया जा सके। और वो अभी बचती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज वहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया गया था, वहाँ पे 2 इत्तेहादी जमातों ने उस इजलास में शिरकत नहीं की और उन्होंने भी अपना वज़न डाल दिया है अपोजिशन इत्तेहाद के पलड़े में, यानी बागी ग्रुप के पलड़े में, जिसके नतीजे में जाम कमाल साहब अब वाज़े तौर पर जो है अक्सरियत से महरूम नज़र आते हैं। और इस हवाले से खबरें भी चल रही हैं कि शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया या नहीं दिया, लेकिन इस्तीफ़े की खबरें चली हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया जाम कमाल साहब की तरफ से कि जनाब मैंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। खैर, इस सूरत हाल पर बात करेंगे तमाम की तमाम कि इमरान खान साहब के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो सऊदी अरब का है उस पर जाना क्यों ज़रूरी था, क्यों वो इस वक्त मुल्क को बुज़दारों के हवाले करके चले गए। लेकिन इस सारी एक तरफ सियासी और अमन अमान की सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम यानी मेरे और आपके साथ एक हाथ हुआ है, वो सबसे ज़्यादा उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सूरत हाल को अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक मिसरे के अंदर पूरी होती है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। क्योंकि सूरत हाल ऐसी लग रही है जिस तरह से मैंने आपको बताया। वाशिंगटन के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे जनाब पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और वज़ीर ख़ज़ाना साहब वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब से वो मुशीर ख़ज़ाना बने तो उन्होंने इन मुज़ाकरात के अंदर अपने लिए कोई गुंजाइश को ज़्यादा शायद महसूस नहीं किया और वज़ीर आज़म से अपनी नाराज़गी का भी इज़हार किया और वो मुज़ाकरात छोड़ के चले गए, न्यूयॉर्क चले गए। और उसके बाद सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने इन मुज़ाकरात को जारी रखा। अब ये जो खबरें आ रही हैं इस वक्त मीडिया पर, वो ये बता रही हैं कि IMF ने $1 अरब की किस्त जारी करने के लिए सख्त तरीन शराइत हुकूमत पाकिस्तान के लिए पेश कर दी हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन शराइत को तस्लीम कर लिया है। यानी जो शराइत उनकी तरफ से आयद की गई हैं, एक तो टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्स की शरह में इजाफा करना, GST की शरह में इजाफा करना, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिविज़िट करना, बिजली की कीमतों को में इजाफा करना, गैस की कीमतों में इजाफा करना, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको मज़ीद डिवैल्यू करते हुए डॉलर को फ्री फ्लोट की इजाज़त देना। यानी डॉलर का जो रेट है वो मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करने की इजाज़त दी जाएगी। यानी पाकिस्तान के अवाम अब मुस्तकबिल के अंदर, अगर ये ख़बर दुरुस्त है, तो उनको तैयार हो जाना चाहिए कि ये जो महंगाई के जो बम हैं ये आए दिन उनके सर पे फटते रहेंगे। क्योंकि अगर डॉलर को फ्री फ्लोट करने की इजाज़त मिल गई और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको किसी किस्म से कंट्रोल करने की कोशिश ना की, तो ये जो डॉलर है ये तो 200 रुपया बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये 200 रुपया क्रॉस कर गया तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल किस हद तक महंगा होगा, गैस किस हद तक महंगी होगी, और हमारी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशियाँ हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि अब तक 48% के करीब पाकिस्तान की करेंसी इन 3 साल के अंदर डीवैल्यू हो चुकी है। और अभी हम मज़ीद डीवैल्यू इसका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी इकॉनमी इस हद तक इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो इकानमी कहाँ चलेगी। लोग तो बहुत बड़े अजाब में। शायद लोगों को, इमरान खान साहब को शायद ये बता दिया गया कि लोगों को पंजाबी कहते हैं ना, इन्होंने अपनी पा दो, इन्होंने टिड्ड दी पा दो ताकि सज्जे खब्बे ना देख सकन। तो इमरान खान साहब को शायद ये मशवरा दिया गया, इन्होंने टिड्ड दी पा दो, ये सोचेंगे हमने दोपहर का बंदोबस्त कर लिया, अब रात को क्या खाना है, रात को का अगर खाना मिल गया तो ये सोचें कि बच्चों की फ़ीसें कैसे अदा करनी है, दवाइयाँ कैसे लेके आनी है। और बस इसी चक्कर के अंदर ये रहेंगे तो आपके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। और इमरान खान साहब ने शायद ये तमाम सूरत हाल को बाय कर लिया है। इसी सूरत हाल में, यानी ये जो महंगाई की सूरत हाल है, इसने ख़ुद हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस बारे में
सोचने पर मजबूर कर दिया, गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि हम कहाँ पे जाएं, क्या करें। क्योंकि इन जमातें जो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी हैं, हुकूमत के अच्छे कामों की भी यही जिम्मेदार हैं और हुकूमत के जो तमाम गलत काम हैं और ख़ास तौर पर ये जो महंगाई का फिनोमिना है, इसका भी जिम्मेदारी इन्हीं जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हीं के ऊपर आएगी। वो चाहें ना चाहें उनको ये बोझ उठाना पड़ेगा। और जब इत्तेहादी जमातें ये देख रही हैं कि अब इलेक्शंस कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं और हुकूमत की अपनी पोजीशन भी खातर खा हद तक कमज़ोर हो चुकी है, तो वो भी इस मामले में खम ठोक के मैदान में आगे हैं। MQM के जो कन्वीनर हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से ये बयान आया है और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मामले पर हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही, MQM परेशान है और कुछ रोज़ में अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। यानी MQM ये समझती है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, महंगाई को काबू नहीं पा रही, उसकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, उसकी डिलीवरेंस बेहतर नहीं है, परफॉर्मेंस नाम की है नहीं। और ये जो हर रोज़ IMF के साथ जो सौदेबाजी होती है, जो माफियाज का राज है, ये किसी भी तरीके से आवाम के लिए सूदमंद नहीं है। लिहाजा उनका ये कहना है कि जनाब हम इसके बारे में कोई हतमी राय कायम करेंगे। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि आज ही वो उन्होंने अपना हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया है अपने बहादुराबाद सेक्रेटेरिएट के अंदर, जिसमें इस सारी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और अगले चंद रोज़ के अंदर हुकूमत के साथ रब्ते करके वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। और अगर वो चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं होता तो वो अपने रास्ते मुकम्मल तौर पर अलग कर लेंगे। इसी हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो अगली बात की वो DGISI के नोटिफिकेशन के हवाले से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि नोटिफिकेशन के मामले पर वो यानी MQM भी परेशान है। पेज 1 है या नहीं, मगर हम आहंगी में ज़रूर फ़र्क आ गया है। यानी वो ये समझते हैं, यानी हुकूमत के इत्तेहादी ये बात समझ रहे हैं कि ये जो 1 पेज है ये अब नहीं है, देयर इज़ नो मोर 1 पेज। और इसकी वजह से ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, ये जो एक पेज पर चल रहे थे, एक वेवलेंथ पे चल रहे थे, एक मुकम्मल साथ साथ चल रहे थे, वो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसके अंदर फ़र्क आया है और वो फ़र्क का नतीजा हुकूमत को भुगतना होगा। इसी तरीके से पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो बुनियादी हुकूमत जिसके बल पे खड़ी है वो है मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं कामल अली आगा साहब, और कामल अली आगा साहब ने भी इसी बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी से वो भी मुतमईन नहीं है और उनका ये कहना है, ये जिस तरीके से मैंने आपसे डॉलर के फ्री फ्लोट की बात की थी, उनका ये कहना है ये कोई तरीका नहीं है कि डॉलर की कीमत बढ़ाते चले जाएं, आवाम को पीसते चले जाएं, उनका अर्क निकाल दें। ये कोई ना तरीक़ाकार है और ना ही ये कोई सलूशन है। उन्होंने ये भी ज़रूर कहा कि जनाब MQM जिसके साथ चलती है, वो मुस्लिम लीग काफ जिसके साथ चलती है, पूरा चलती है, आखिरी वक्त तक साथ देती है। यानी उनका ये कहना था कि आप गिरें, हम आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से गिराएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ये तमाम जमातें इनके अपने अपने हल्के हैं और ख़ास तौर पर ये जो छोटी जमातें हैं इन्होंने करनी ही हल्के की पॉलिटिक्स होती है। अब चूँकि इन्होंने हल्के की पॉलिटिक्स करनी है, लिहाजा उनके लिए अपने हल्के के अंदर रेलिवेंट रहना ज़रूरी है। ये हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ एक हद तक तो बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं इनके अंदर अगर उन्होंने अपनी ये जो अपना फासला और अपनी रिजेंटमेंट ना शो की, तो वो लोगों के पास कल जाके क्या कहेंगे? लोग उनसे पूछेंगे जनाब आप तो उसी हुकूमत में थे जब हमारे ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तब तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आपने तो ये कहा कि जनाब हम जिसके साथ चलते हैं उसके साथ चलते हैं, तो जाओ उसके साथ हमारे पास लेने के आए हो। यही वो मौका होगा जब ये समझते हैं, ये चौधरी बरादरान इस बात को समझते हैं कि हमें किस मौके पर साथ चलना है और किस मौके पर हमने अपनी राहें जुदा करनी है। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये राहें जुदा करने वाला मौसम भी आ गया, क्योंकि एक जानिब इत्तेहादी और दूसरी जानिब इत्तेहादी जमात जिसकी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है वो भी शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। और वो जो 4 लापता अरकान थे वो भी आज आ गए हैं मंजर आम पर, और उन्होंने भी अपना वज़न जो है वो जाम कमाल साहब के मुखालिफ कैंप के अंदर डाल दिया, जिसके नतीजे में अब जाम कमाल साहब वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है, अगर कोई मौज़ आना हो जाए तो वो नज़र ये आ रहा है कि वो उनके पास अब अक्सरियत नहीं है। अब उनका तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग एक रस्मी कार्रवाई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इस सूरत हाल में वज़ीर दिफा और चेयरमैन सेनेट उनका वहाँ पर मौजूद होना और इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर करना और कोशिश करना कि जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट बच जाए, ये वही सूरत हाल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, क्योंकि हर एक बंदा अपनी अपनी मार पे है।
हर बंदा ये सोच रहा है कि यार मेरी पंजाब गवर्नमेंट बच जाए, कोई सोच रहा है मेरी KPK की गवर्नमेंट बच जाए, कोई सोच रहा है कि मेरी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बच जाए। भले लोग भाड़ में चले जाएं, लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, लोगों का अर्क निकल जाए, लोगों को पास कुछ ना रह जाए, लेकिन इनकी हुकूमतें बची रहनी चाहिए। ये एक अजीबोगरीब फनूमना है। और इस सूरत हाल में जब TLP का एक लॉन्ग मार्च जारी है, और दिलचस्प एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, ये गुजरात की वीडियो है और ये गुजरात का GT रोड है, जहाँ पर एक पुराने ज़माने में हमने देखा था कि जब कोई जंग वगैरह होती थी या कोई दिफाई हवाले से इस किस्म की कोई सूरत होती थी, तो वो इंतहाई दिफाई अहमियत का जो पुल है उसको उड़ा दिया जाता था, ताकि वो जो शहर के अंदर जो दाखिला है वो उसको मुखालिफ फ़ौजों के लिए मुश्किल बना दिया जाए। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि मेन GT रोड जो लाहौर और दीगर शहरों को आपस में मिलाती है, उसको दरमियान में से खोद दिया जाए और एक खंदक की शक्ल उसको दे दी जाए और उसको गहरा कर दिया जाए, ताकि कोई, और दूर दूर तक, ये नहीं कि सिर्फ सड़क ही खोद दें ताकि ट्रक इधर से गुजर जाए, ट्रक उधर से गुजर जाए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लंबाई के रुख में उन्होंने उसको खोद दिया ताकि यहाँ से अब ट्रैफिक ना गुजर सके। अजीबोगरीब, मैंने आपको बताया ना, मुल्क को बुज़दारों के हवाले करके वो चले गए। अब शेख साहब आगे लाहौर, शेख साहब ने आके यहाँ पे किए मुज़ाकरात और उनको ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ। दिलचस्प, यहाँ पे भी दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसे वज़ीर दाखिला हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, पंजाब के अंदर किस किस्म का लावा पक रहा था। पंजाब के अंदर ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो रैली निकली है वो धरने में तब्दील हुई। उस वक्त शेख साहब लाहौर में, उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। मीडिया टॉक की उन्होंने कहा कि जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा, ये उन्होंने नारा लगाया। लेकिन इस सूरत हाल की संगीनी का या शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, या उन्होंने कहा कि यार ये मेरे पेटे ही ना पड़ जाए मामला, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और वो निकल गए। लेकिन उनको निकलना नसीब नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान साहब ने वापस बुला लिया। अब बुला लिया तो यहाँ पर हो रहे हैं इजलास, और उन इजलासों में फ़ैसला ये किया गया है जनाब कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जो TLP के अमीर हैं, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में उनको कैद किया हुआ है। तो ये जो हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द है ये जाएगा कोट लखपत जेल और वहाँ पर जाके साद रिजवी साहब से मुज़ाकरात करेगा और उनको कायल करने की कोशिश करेगा कि वो ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च हो रहा है इसको मौकूफ़ करवा दें, इसको ख़त्म करवा दें, इसको वापस लें, ताकि कोई आगे कोई लाहे अमल तलाश किया जाए। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर हैं बराए मजहबी अमूर कादरी साहब, उनको ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो मुख्तलिफ़ मकातबा फ़िक्र के उलमा से रब्ता करें और उनके एक कमेटी बनवाएं और वो कमेटी की भी मुलाकात कराएं साद रिजवी साहब से, ताकि वो भी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव डाल सके, उनको इस बात पे कायल कर सकें कि जनाब ये अभी फ़ौरी तौर पर आप ये काम ना करें, मुल्क बड़ा इस वक्त ख़तरात से दो चार है, लिहाजा आपको इस किस्म में जो जलती पर तेल नहीं डालना चाहिए। लेकिन सवाल होगा वहाँ पे, और सवाल होना भी चाहिए। साद रिजवी साहब ये पूछना चाहिए उन्हें कि कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मुझे आपने जेल में क्यों रखा हुआ। दूसरा सवाल कि जब आपको मालूम था कि आप एक मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर सके थे तो वो मुआहदा आपने किया क्यों था। ये डंग टपाऊ जो पॉलिसीज़ हैं यही हैं बुनियादी ख़राबी की वजह, और इसी बुनियादी ख़राबी की वजह से आज हम इन हालात से दो चार हैं। और यही वजह है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त मुल्क, मैंने जिस तरीके से आपके सामने तस्वीर पेश की, बलूचिस्तान की तस्वीर पेश की, पंजाब की तस्वीर पेश की कि किस तरीके से इस वक्त हालात ख़राब हैं, और इस्लामाबाद ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पर भी जो इस वक्त चपकलिश चल रही है ये भी बहुत ख़तरनाक है। इस सारी सूरत हाल में मुल्क को दरमियान में छोड़ के वो साहब चले गए सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा जनाब आप निपटें, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मामला भी पंजाब का भी इस्लामाबाद पहुँचेगा नहीं, क्योंकि फैज़ाबाद तक तो सारे का सारा एरिया पंजाब का है। पंजाब गवर्नमेंट जाने, बुज़दार साहब जाने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जाने, उनकी पुलिस जाने, मैं तो 3 दिन सऊदी अरब से घूम के आता हूँ। वो चले गए जनाब सऊदी अरब, और इस बात से कतई नज़र के इस फ़ैसलों का जो बोझ है वो आखिरकार उन्हीं को उठाना है, और वज़ीर आज़म साहब को ये सारे का सारा बोझ ना सिर्फ उठाना है बल्कि इन सारे मामलात का जवाब भी देना है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।